नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल हमने राजनीति विज्ञान बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्षता की अर्थ और परिभाषाएं और गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या संस्थाएं हैं, क्या इनके शिखर सम्मेलन हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन अगर देखा जाए तो इसके लिए किन्हीं स्थायी संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई थी। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यवाही करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए दो प्रकार की संस्थाओं को जन्म दिया गया। पहली थी समन्वय ब्यूरो और दूसरा था सम्मेलन। सम्मेलन भी दो प्रकार के हैं। पहला गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। इस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन की 3 संस्थाओं का विकास हुआ। पहला समन्वय ब्यूरो। समन्वय ब्यूरो क्या था कि गुट निरपेक्ष देशों में निरंतर विचार विमर्श और कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए उपयोगी और सक्रिय केंद्र है। इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक कार्यकारी भुजा कहा जा सकता है और ये एक तैयारी समिति की तरह, जैसे हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वैसे ही एक तैयारी समिति की तरह है जो गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसवदे तैयार करती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक संयुक्त रूप से कार्यवाही की जा सके। इस सम्मेलन में सबसे पहले 17 सदस्यों को नामजद किया गया था और मार्च 1983 के नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में इसकी संख्या 66 कर दी गई। फिर धीरे धीरे इसकी संख्या में वृद्धि होती गई। दूसरा मंत्री स्तर, यानी हम कह सकते हैं विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। ये सम्मेलन जहां गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन की कार्यसूची तैयार करता है, वहीं जो गुट निरपेक्ष देशों की सदस्यता प्राप्त करने चाहते हैं देश, उनके जो आवेदन पत्र आते हैं उन पर भी ये विचार विमर्श करता है। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार विमर्श करता है और गुट निरपेक्ष के देशों के सिद्धांतों को भी व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करता है। तीसरा है शिखर सम्मेलन, जिसे हम समिट कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। ये शिखर सम्मेलन गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है और ये सम्मेलन मैं ये कहूँ कि प्रति 3 वर्ष बाद होता है। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों के मुखिया होते हैं पहला, और इसमें 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। पहला, एक तो पूर्ण सदस्य होते हैं, दूसरा पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं, तीसरा पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य होते हैं और चौथा अतिथि होते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि गुट निरपेक्ष देशों की शिखर लोकप्रियता में वृद्धि होती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी अब गुट निरपेक्ष देशों के सदस्य देशों का दृष्टिकोण भी अभिव्यक्त हो रहा है। और गुट निरपेक्ष देश जो होते हैं वो अपने शिखर सम्मेलनों के द्वारा विश्व राजनीति की विभिन्न समस्याओं पर भी गंभीर रूप से विचार विमर्श करते हैं और उनके समाधान के लिए भी सुझाव देते हैं। पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था और वो हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। इस प्रकार मैं ये कहूँगी कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की कई उपलब्धियाँ हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे अचीवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। पहला अचीवमेंट है कि गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों के द्वारा मान्यता मिल गई। ये गुट निरपेक्ष देश ऐसे हैं जिनको दोनों गुटों द्वारा मान्यता मिल गई। दोनों गुट कौन से थे? एक तो पश्चिमी गुट थे और दूसरे साम्यवादी गुट थे। तो दोनों गुटों के द्वारा गुट निरपेक्ष देशों को मान्यता मिली। सच्ची बात तो ये है कि कुछ गुट निरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके।
क्योंकि दोनों गुट ये मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में किसी भी राष्ट्र के सामने एक रास्ता रह गया है कि वे या तो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में सम्मिलित हो जाए या सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित हो जाए। और उन गुटों का पक्का विश्वास था कि गुट निरपेक्षता एक डोंग है, कोई तीसरा रास्ता तो है ही नहीं। और दोनों गुट ये समझते थे कि जो भी देश गुट निरपेक्ष हैं वे गुप्त रूप से किसी न किसी गुट में मिले हुए हैं। दोनों गुटों के इन दृष्टिकोण में मैं ये कहूँ कि धीरे धीरे परिवर्तन आया। साम्यवादी गुटों का दृष्टिकोण 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद बदलना शुरू हो गया और 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने न केवल ये स्वीकार किया कि गुटनिरपेक्ष देश स्वतंत्र हैं, बल्कि उन्होंने ये भी अनुभव किया कि विश्व की मूलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष देशों के विचार एक जैसे हैं। पश्चिमी गुट ने तो 7वें दशक में जाकर गुटनिरपेक्षता देशों को मान्यता दी। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष देशों ने जो सद्भावना और सम्मान पैदा करने का जो प्रयास किया वह सचमुच सराहनीय है। दूसरा, विश्व राजनीति के संघर्षों को टालना। गुटनिरपेक्ष देशों की ये उपलब्धि रही कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए। 1950 के शुरू होने वाले दशक के मध्य सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर कई चिंता व्यक्त की जा रही थी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ये दावा कर सकते हैं कि उनका ये दावा गलत नहीं होगा कि उन्होंने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने से रोक दिया, जिससे दोनों गुटों के बीच सीधी टक्कर रोकने में निश्चयी सफलता मिली। गुटनिरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्ति को उस रास्ते से हटा दिया जिस पर चलते चलते उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ सकती थी, और इसके बजाय उन्हें अपने से कम विकसित देशों को विकसित करने की शांतिपूर्ण प्रतिद्वंदिता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। इस तरह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीति को स्थिर करने में योगदान दिया। तीसरा, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। बहुत से गुटनिरपेक्ष देश दोनों गुटों के बीच उन्होंने संपर्क के माध्यम का भी काम किया। कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पे है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्ति के जानबूझकर उस राह पर चलने से या खाम ख्याली की वजह से वह शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था। चौथा बिंदु है शीत युद्ध को दितांत की स्थिति में लाना। शीत युद्ध को दितांत अर्थात तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही है। पांचवा, निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में भी गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई, उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उसने लोगों को ये भूलने नहीं दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की बेलगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। गुटनिरपेक्ष भारत को ये देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में, आंदोलन से जो शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ उससे। छठा, विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुटनिरपेक्षता ने प्रदान किया। गुटबंदी की विश्व राजनीति के दमघुटू राष्ट्र समाज में गुटनिरपेक्षता ताजी हवा का झोंका लेकर आई। ये वह ताजी हवा थी जो खुले समाज के गुणों की मुक्त और खुली चर्चा के वरदान की, तीव्र मतभेद और रोष के समय की संपर्क के रास्ते खुले रखने के महत्व की थी। शीत युद्ध के कारण जो अनुदरताएँ और विकृतियाँ पैदा हो गई,
गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ने उन्हें दूर करने के अथक प्रयास किए और इससे वर्तमान विश्व समाज कहीं अधिक खुला समाज बन गया। 7वां, अपनी राष्ट्र प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। गुटनिरपेक्ष देशों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों में से एक ये है कि इसने अमेरिका और सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। इस तरह भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का। 8वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों से हमेशा के लिए रूपांतरण करने में सहायता दी। एक तो उन्होंने अपनी संख्या के कारण दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम करने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिससे छोटे राष्ट्र भी बड़े राष्ट्र पर नियंत्रण कर सकें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ा दिया जिसमें सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व और यहाँ उन्होंने सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व भी कम कर दिया। हालांकि उनकी मूल संकल्पना विश्व संगठन के सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई थी। 9वां, विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिली। कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसका आधार ये था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया। गुटनिरपेक्षता आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा हो और यह तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के सहयोग का प्रतीक था। साउथ साउथ संवाद का आह्वान निर्गुट राष्ट्रों के मंच से ही हुआ। 10वां, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। आजकल गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। काहिरा में जुलाई 1962 में आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख किया गया था और इस सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुदृढ़ व्यापार संबंधों पर दिया गया। लुसाका शिखर सम्मेलन में भी गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प किया गया था। असल में गुटनिरपेक्ष देशों के इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में 1974 के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 6ठा अधिवेशन बुलाया गया था जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई और एक कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पर भी सफल प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार आज हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों पर, समन्वय ब्यूरो पर और इनके शिखर सम्मेलन पर चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या कमजोरियां हैं, क्या विफलता है और किस कारण इनकी आलोचना की जाती है। धन्यवाद।